कर लिया ओपन सबने? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाउ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी कहते हैं, ठीक है। और इसके दो एक्ट हैं, एक है सीपीसी और एक है सीआरपीसी, ठीक है। सीपीसी क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी क्या होगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सबसे पहले तो एक चीज ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी सेक्रेटरीज को ये क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने देखा आपके कोर्स में एक एक्ट है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, तो आपको ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है? आपको देखा जाए तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बनेंगे या आप कॉर्पोरेट एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। यू ऑल आर मोर कंसर्न विद कंपनी लॉ, यू ऑल आर नॉट कंसर्न विद क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के लिए लॉयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया भी है कि एटलीस्ट कंपनी सेक्रेटरी शुड हैव नॉलेज ऑफ दीज वर्ड्स। बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग इस एक्ट के अंदर देखेंगे जो आपने सुने हैं लेकिन आपको पता नहीं है, या ये कहेंगे थोड़े थोड़े पता भी है। हैव यू हर्ड अबाउट बेल? क्या होती है बेल? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट एंटीसिपेटरी बेल? अच्छा छोड़िए। हैव यू हर्ड अबाउट समन? समन, अच्छा। हैव यू हर्ड अबाउट वारंट? वारंट सुना है? अच्छा। हैव यू हर्ड अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हर्ड पूछ रहे हैं सिर्फ, मीनिंग तो पूछा ही नहीं हमने आपसे, हम सिर्फ पूछ रहे सुना है कहीं आते जाते? पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुना है ना, ठीक है। कंप्लेन सुना है? कंप्लेन, अच्छा ठीक है, अब जो बोलेंगे वो सुना होगा। एफआईआर सुना है? हुई है आपके खिलाफ? हाँ बोल गए हैं एक दो बच्चे। अरे अब क्या बताएं, चल रहे हैं 4-5 केस, है ना। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जब आप एक अपनी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे और मान लीजिए आपकी कंपनी के नाम पे कोई समन आता है या कोई वारंट आता है, तो एटलीस्ट कंपनी सेक्रेटरी के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है, कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सके। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज इन क्रिमिनल लॉ। जितना डिटेल में आप कंपनी लॉ पढ़ते हो उतने डिटेल में क्रिमिनल लॉ आपको जानकारी होने की जरूरत नहीं है, बट देन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ वर्किंग नॉलेज। और इसी रेफरेंस से बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग इस एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस में आ जाइए। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन दी है, ये शब्द भी आपने सुना होगा, ऑफेंस, सुना है ना। ऑफेंस का बेसिक मतलब होता है एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा काम जो किसी लॉ के अंदर पनिशेबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफेंस। एन ऑफेंस इज व्हाट अ लेजिस्लेचर क्लासेस एज पनिशेबल। एक और वर्ड लिखा है आगे, क्या लिखा है? मेंस रिया। बल्कि अगर आप देखो तो सेकंड डेफिनेशन भी मेंस रिया की है। व्हाट इज मेंस रिया? गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी एन इल इंटेंशन या मोटिव, गलत इंटेंशन से किया गया काम। एंड क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल प्रोसीजर में मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। यानी कि कोई भी एक्ट पनिशेबल कब होगा? जब मेंस रिया होगा। अगर मेंस रिया नहीं है, अगर इंटेंशन नहीं है, तो वो एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर करना या सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना, इन दोनों में फर्क है कि नहीं है बताइए। किसी को मारने के लिए गोली चलाना या सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस का मतलब समझ गए आप? हमको गोली मारने वाले थे, हमने गोली चला दी, ठीक है। आपको लग रहा था पढ़ाई जा रही पढ़ाई जा रही पढ़ाई जा रही, आप बंदूकें लाने लग गए, और जैसे ही हमने बिना रुके अगला चैप्टर शुरू किया आपने बंदूक निकाल ली। आपको पता नहीं था हमारे यहाँ भी यहाँ रखे हुए थे कट्टे वट्टे सब बढ़िया। अब आपने हमारे खिलाफ वो बंदूक चलाई और बदले में हमने चलाई, तो दिस इज सेल्फ डिफेंस। क्या सेल्फ डिफेंस की सजा और मर्डर की सजा सेम होगी? नो। आपने गाड़ी चला के किसी को मारने के ऑब्जेक्टिव से उसका एक्सीडेंट किया, या गलती से एक्सीडेंट हो गया और दूसरे पर्सन की डेथ हो गई, दोनों की सजा सेम होगी? फर्क क्या है सब में? इंटेंशन, ठीक है। सो इंटेंशन इज व्हाट इज नोन एज मेंस रिया। और क्रिमिनल केसेस में क्या कंसिडर किया जाता है? मेंस रिया। तो देखिए मेंस रिया, दैट इज अ बैड इंटेंशन और गिल्ट इज एन essential ingredient in every offense. Section 2N of CRPC defines offense. पहले offense की definition मार्क करेंगे। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force. बस इतना मार्क कर लीजिए। कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा एक्ट which is punishable under any law, उसको क्या माना जाता है? ऑफेंस।
अब आ जाओ सेकेंड डेफिनेशन में, मेंस रिया, यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मेंस रिया मीन्स अ गिल्टी माइंड। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीनल लाइबिलिटी इज द मैक्सिम। देखो फिर से एक मैक्सिम आया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। सुना है ये मैक्सिम पहले? एक्टिस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रिया। कहां पढ़ा? टॉर्ट में। अच्छा ये बताओ, टॉर्ट में अगर आपने पढ़ाई है तो टॉर्ट के केसेस में मेंस रिया देखते हैं? टॉर्ट के केसेस में मेंस रिया कंसिडर किया जाता है गिल्टी माइंड और नॉट? चलिए आई विल बी मोर स्पेसिफिक। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में मेंस रिया कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं? व्हाट वाज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? अगर आपने टॉर्ट का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब अगर हमारी वजह से किसी और का नुकसान हुआ है तो हमको वो लाइबिलिटी बियर करनी ही पड़ेगी, भले ही हमारा इंटेंशन हो या ना हो। एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में मेंस रिया कंसिडर नहीं करते। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्टिस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रिया, दैट इज एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट unless done with a guilty intention. Thus, unless an act is done with a guilty intention, it will not be criminally punishable. Criminally punish होने के लिए mens rea होना जरूरी है. The general rule to be stated is there must be a mind at fault before there can be a crime. किसी भी एक्ट को क्राइम तब माना जाएगा जब वो गलत इंटेंशन से किया गया हो. Thus, अंडरलाइन करो, मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंस. दो डेफिनेशंस पढ़ ली हम लोगों ने सीआरपीसी के अंदर. पहली कौन सी थी? ऑफेंस, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ इज नोन एज ऑफेंस. दूसरी कौन सी पढ़ी? मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड. और क्रिमिनल केसेस में मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट. एनी डाउट टिल हियर? अब देखिए हम लोग कुछ और शब्द पढ़ने वाले हैं. बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. बहुत ध्यान से सुनेंगे पहले, फिर जो बुक में लिखा है वो पढ़ेंगे. और अगर आपको लग रहा है बुक में पढ़ के समझ लेंगे तो जरा पढ़ो बेलेबल की डेफिनेशन. कह रहे हैं बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस एज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. और अगर आपको और पढ़ना है तो नॉन बेलेबल पढ़ लो, एनी अदर ऑफेंस. ठीक है, तो ध्यान से हमारी बात सुनिए. देखिए दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल. कॉग्नाइजेबल वर्ड किससे आ रहा है? रिकॉग्निशन. ठीक है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो बहुत बड़े ऑफेंस हैं. ये इतने बड़े ऑफेंस होते हैं कि इनमें अरेस्ट के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होती. ठीक है, बहुत ध्यान से सारी लाइनें सुनिएगा. याद रखने का तरीका बता रहे हैं. कॉग्नाइजेबल बहुत रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंसेस हैं. ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन ऑफेंसेस में अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती. अब जरा सोच के बताओ, अगर कॉग्नाइजेबल है, इतना बड़ा ऑफेंस है कि वारंट की भी जरूरत नहीं है, तो सोच के बताओ वो बेलेबल होते होंगे कि नॉन बेलेबल? नॉन बेलेबल. ये आपने लॉजिकली बताया. ठीक है, यानी वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है, अरेस्ट के लिए वारंट की भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल. रिवर्स सोचो, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से होंगे? जिसमें अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत होगी एंड हेंस दे आर बेलेबल. लॉजिकली समझ में आ गया? ठीक है, पहले कॉग्नाइजेबल वाले में आइए. कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल में, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स an offense for which, and cognizable case means in which a police officer may, in accordance with first schedule, underline important, arrest without warrant. मिल गई लाइन? अरेस्ट विदाउट वारंट. यानी ये कॉग्नाइजेबल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. नॉन कॉग्नाइजेबल देखो कौन से हुए? नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. Clear हो गया? ठीक है,
और इसके बाद देखिए नोट जो लिखा है, नोट मिला सबको, वहां देखो मार्क करो, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस आर यूजुअली बेलेबल while cognizable offenses are generally non-bailable. अब पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है? तो दो तरीके के ऑफेंस हो गए, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल. कॉग्नाइजेबल बताओ कौन से हुए? जिसमें अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती. ये इतने बड़े ऑफेंस है, अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या होंगे? नॉन बेलेबल. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग बात करें नॉन कॉग्नाइजेबल, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत होगी, देन इन दैट केस वो हमेशा क्या होंगे? बेलेबल. लिख लेंगे अगर एग्जाम में आएगा, पक्का मार्क कर लिया सबने, ठीक है? अब देखो अगली डेफिनेशन दी है कंप्लेंट. व्हाट इज अ कंप्लेंट? कंप्लेंट मतलब क्या हुआ? जो हम लोग किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल करते हैं या अपनी ऑब्लिगेशन, एलिगेशन एक वर्ड होता है, एलिगेशन समझ लो, इल्जाम लगाना, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ कंप्लेंट. सिविल प्रोसीजर कोड में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड में हम लोग इसको प्लेंट कहते हैं, ठीक है? क्रिमिनल लॉ के अंदर इसी को कंप्लेंट कहा जाता है. यानी अगर सिविल मैटर्स में हमें कंप्लेंट फाइल करनी होती है तो उस कंप्लेंट का जो लीगल वर्ड होता है दैट इज अ प्लेंट. देखो यहां लिखा हुआ है, अ कंप्लेंट इन अ क्रिमिनल केस इज व्हाट अ प्लेंट इज इन अ सिविल केस. ये लाइन दिखी? कह रहे क्रिमिनल केस में जिसको हम लोग कंप्लेंट कहते हैं, सिविल केस में उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लेंट. तो अगर आप कहीं पे सुनेंगे कि हमारी कंपनी के खिलाफ एक प्लेंट फाइल हुई है, तो आप क्या समझेंगे इससे? इट इज अ सिविल मैटर. और अगर ये पता चलेगा कंप्लेंट, लीगल वर्ड की बात कर रहे हैं, जनरली सब लोग कंप्लेन ही बोलते हैं, सिविल मैटर में भी यही बोलते हैं कंप्लेन फाइल हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लीगल मैटर्स की बात कर रहे हैं. तो लीगल टर्मिनोलॉजी में सिविल मैटर्स में प्लेंट बोला जाता है और क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेन. नाउ कंप्लेन देखिए होती क्या है? कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग. पहली बात, एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाना. ओरली इल्जाम लगाया हो कि इन राइटिंग? एनीथिंग. कह रहे एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, चाहे ओरली हो चाहे इन राइटिंग हो. किसके सामने किया हो? मैजिस्ट्रेट, ठीक है? क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं उनकी एक अथॉरिटी होती है मैजिस्ट्रेट. तो अगर हमने एक एलिगेशन लगाया है, चाहे ओरली हो चाहे रिटन हो, किसको लगाया है? मैजिस्ट्रेट के सामने, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन. विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, जैसे आपने देखा होगा कंप्लेन नॉर्मली कैसे फाइल की जाती है? सच एंड सच पर्सन ने ये किया और लास्ट में लिखा होता है हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनाएं. ये जो आपने लास्ट लाइन बोली ये क्या है? कि वो रिलीफ प्रोवाइड करें आपको. किसी भी कंप्लेंट में रिलीफ होना बहुत जरूरी है. अब इमेजिन करिए, मान लीजिए हमने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन करी, हमने कहा सच एंड सच पर्सन ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आप इनके खिलाफ एक्शन मत लीजिएगा, दिल के बहुत अच्छे हैं. क्या ये कंप्लेन मानी जाएगी? क्यों? क्योंकि रिलीफ क्लेम्ड नहीं है. और अगर हमको यही कहना था कि आप इनके खिलाफ कुछ ना करिएगा तो हमको कंप्लेन फाइल करने की जरूरत नहीं थी. यानी कंप्लेन की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट है एलिगेशन मेड इन ओरली और इन राइटिंग. किसको एलिगेशन किया जा रहा है? मैजिस्ट्रेट को, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, कि वो उस कंप्लेन के हिसाब से एक्शन ले. किसके खिलाफ? नोन पर्सन की अननोन पर्सन? नोन और अननोन कोई भी हो सकता है. अगर हम जानते हैं तो नोन होगा, ठीक है? किसी अननोन पर्सन ने कोई काम किया है तो अननोन होगा. एंड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, अंडरलाइन करो, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट. यानी पुलिस रिपोर्ट जो होती है उसको कंप्लेंट नहीं मानते. लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब पुलिस को किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाता है. पुलिस ने क्या किया? उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी कंप्लेन सबमिट करी कि हाँ मिस्टर ए ने ये काम किया है. अब बताइए इसको हम लोग कंप्लेन मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? यस. यानी नॉर्मली जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस को कहीं और से पता चला ये कंप्लेन नहीं है, लेकिन पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया और खुद इन्वेस्टिगेशन करके कोई रिपोर्ट सबमिट करी है, उसको कंप्लेन मान लिया जाएगा. तो जरा अगला पैराग्राफ पढ़िए. हाउएवर अ रिपोर्ट मेड
डन, पढ़ लिया? 4 लाइन थी, हो गई 4 लाइन? यस और नो? ठीक है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? कंप्लेन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी शुरू किया। सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? ऑफेंस, क्या मतलब होता है ऑफेंस का? एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। सेकंड डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। क्रिमिनल केसेस में मेंस रिया देखा जाएगा? कहां नहीं देखा जाएगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस यानी टॉर्ट के केस में मेंस रिया कंसिडर नहीं करेंगे। ओके। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। ये बेलेबल होते हैं कि नॉन बेलेबल? ठीक है। और नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस? बेलेबल कि नॉन बेलेबल? बेलेबल। बेल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज बेल? बेल का वैसे इसमें डेफिनेशन भी दी है। बेल का बेसिक मतलब होता है पुलिस कस्टडी से प्राइवेट कस्टडी में ले आना। इसका मतलब समझे? मान लीजिए आपकी बेल कराई हमने, ठीक है, इसका मतलब और क्या, आपने कुछ किया और आपको सजा हो गई और हम आपकी बेल कराने आ गए, हमने कहा रुक जाओ पहले 2-3 चैप्टर पढ़ा दे फिर ले जाना, तो आपने कहा नहीं हमें जेल में रहने दो, हम बेटर हैं। तो बेल कराने का मतलब हम आपको पुलिस कस्टडी से ले आए, हम आपको अपने पास रखे हैं विद अ कंडीशन कि जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ बेल। ठीक है। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस डिपेंड्स अपॉन इट इज कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल। फिर हम लोग ने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? कंप्लेन। कंप्लेन को सिविल मैटर्स में क्या कहा जाता है? प्लेंट। ठीक है। इट इज एन एलिगेशन ओरली और इन राइटिंग, बोथ। ओरली भी हो सकती है, इन राइटिंग भी हो सकती है। किसको की जाती है? मैजिस्ट्रेट को, और इस ऑब्जेक्टिव से कि वो कोई ना कोई एक्शन ले। नॉर्मली जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको मानते हैं हम लोग कंप्लेन? नो। लेकिन अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद खुद कोई कंप्लेन सबमिट करी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लेन। अब देखिए ये जो ट्राइंगल दिया है इसके अंदर के पॉइंट्स देखो, वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स हैं। ओरल या रिटन हो सकता है, some person known or unknown, it must be made to a magistrate and should be made with an object that he should take action. Okay. आगे लिखा है there is no particular format of complaint, कह रहे कंप्लेन का कोई फॉर्मेट नहीं है। a petition addressed to the magistrate, what is a petition? रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट लेटर जो हम मैजिस्ट्रेट के सामने रखने हैं, containing an allegation that an offense has been committed and ending with a prayer that culprit be suitably dealt with is a complaint. तो कह रहे इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। किसी भी पेपर पे अगर आपने एक एलिगेशन लिख दिया, उसमें रिलीफ लिख दी, मैजिस्ट्रेट को प्रेजेंट कर दिया, तो वो पेपर क्या मान लिया जाएगा? कंप्लेंट। ठीक है। अगली डेफिनेशन देखिए किसकी दी हुई है? बेल। देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इट मीन्स द रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लॉ। ये ऑफिसर्स ऑफ लॉ कौन हुए? पुलिस ऑफिसर्स यू कैन से। ओके। इट मीन्स द रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लॉ एंड इंटरेस्टिंग हिम टू द प्राइवेट कस्टडी ऑफ पर्सन हु आर श्योरिटीज टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड टू आंसर द चार्ज एट स्टिपुलेटेड टाइम। बताइए ये 2 लाइनें समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे हैं ऑफिसर्स ऑफ लॉ की कस्टडी से किसी की प्राइवेट कस्टडी में लेके गए, और जो पर्सन अपनी प्राइवेट कस्टडी में लेके जा रहा है उसको श्योरिटी क्यों कह रहे हैं? किस बात की श्योरिटी दे रहा है वो? कि जब जब उसको बुलाया जाएगा तब हम इस पर्सन को प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। दैट इज व्हाट इज अ बेल। उसी की अगली लाइन में देखो लिखा है एंटीसिपेटरी बेल। सुना है कभी एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने के पहले ली जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, बेल का मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद हम उसको जमानत पे छुड़वा लाए, दैट इज व्हाट इज बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, आप मेरे खिलाफ कोई झूठा इल्जाम लगवाने वाले हैं जिसकी वजह से हमको जेल हो जाएगी। हमने अपनी अरेस्ट के पहले ही सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट की अथॉरिटीज होती हैं, हमने उनके पास जाके अपना केस रखा और उनसे एंटीसिपेटरी बेल ले ली। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब समझिए,
इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट। इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट मतलब हमको लग रहा था कि मेरा अरेस्ट होगा, उसके पहले ही हमने बेल लेके रख ली, ठीक है। यानी कि अब हमारा अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नोन एज एन एंटीसिपेटरी बेल। तो बताओ बेल में और एंटीसिपेटरी बेल में बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अरेस्ट होने के बाद जमानत मिली है तो बेल, और अरेस्ट होने के पहले तो एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, एन एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय, सिर्फ कौन ग्रांट कर सकता है? लोअर कोर्ट नहीं ग्रांट कर सकते, इसके लिए हमें ऑर्डर लेके आना पड़ता है या तो हाई कोर्ट से या कोर्ट ऑफ सेशन से। टू अ पर्सन हु apprehends arrest. What do you mean by apprehends arrest? apprehends arrest मतलब उसको लग रहा है कि वो अरेस्ट होने वाला है। apprehension मतलब लगना, उसको ये लग रहा है कि वो अरेस्ट होने वाला है। for having committed a non bailable offense, हमको ऐसा लगा कि आप मेरे ऊपर एक इल्जाम लगाने वाले हैं और वो इल्जाम एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमको ऐसा लगा कि आप मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगाने वाले हैं और वो इल्जाम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब वो क्या होगा? नॉन बेलेबल। ऐसी सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पहले से ही हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास जाके अपना केस रखा और उनसे क्या ले ली? एंटीसिपेटरी बेल। लिखा हुआ है, एन एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन टू अ पर्सन who apprehends arrest for having committed a non-bailable offense but has not yet been arrested. But has not yet been arrested मतलब लेकिन अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर वो अरेस्ट हो चुका होता तो यही चीज क्या होती? बेल। An opportunity of hearing must be given to the opposite party before granting anticipatory bail. तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के पहले उस दूसरी पार्टी को, जो कंप्लेन करेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। तो दो तरीके के बेल हो गए, नॉर्मल बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। चलिए आगे, पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी बताओ? ऑफेंस, दूसरी मेंस रिया, तीसरी कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल। इसी से रिलेटेड दो टर्म और थे, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, फिर कंप्लेन, ठीक है, और फिर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ नहीं, एक्चुअली देखिए, प्राइवेट कस्टडी का मतलब कोई भी ले जा सकता है, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं, फीस होती है, पैसे जमा करने पड़ते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो जो भी पर्सन है वो एक तरीके का खुद एक बॉन्ड साइन करता है। बॉन्ड मतलब एक तरीके का श्योरिटी दे रहा है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग दिस पर्सन। ओके फाइन। उसमें हालांकि लिमिट्स और होते हैं, दैट यू कैन नॉट लीव आउटसाइड द कंट्री। आप हाँ 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 एग्जैक्टली, लेकिन नॉर्मली लॉयर को लेके जाते हैं बिकॉज वो ज्यादा टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, तो इसलिए। लेकिन इसमें बाउंडेशंस भी होते हैं, यू कैन नॉट गो आउटसाइड द कंट्री। आप कहीं भी अगर जाते हैं या अपना रेसिडेंस चेंज करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके अच्छा, अब बात करेंगे इंक्वायरी की। इट मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। सबसे पहले तीन चीज लिखी है इन्होंने, इंक्वायरी एंड ट्रायल। पहले बताओ ट्रायल क्या होता है? जैसे ट्रायल रूम होते हैं, नहीं, ये कौन सा ट्रायल है? केस, कोर्ट केस, पक्का। तो इंक्वायरी में और ट्रायल में क्या फर्क होता है? और अगर हम आपसे पूछे पहले इंक्वायरी होती है कि पहले ट्रायल होता है, कि पहले केस हो गया, सजा हो गई, अब इंक्वायरी चल रही है? नहीं, पहले क्या होगा? इंक्वायरी, और फिर क्या होगा? ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी इज वाइडर देन ट्रायल। ऑब्वियसली इंक्वायरी कई सारे मैटर्स में हुई, उसमें से जो ऐसे मैटर्स निकले जिनमें ऑफेंस प्रूव हो गया, उन पे केस चला। एंड इट स्टॉप्स व्हेन ट्रायल बिगिंस। बताओ क्या मतलब हुआ? जैसे ही केस शुरू हो गया वैसे ही इंक्वायरी खत्म। अब देखो तीन वर्ड्स हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। इट इंक्लूड्स, इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, it includes all the proceedings under this code for collection of evidence conducted by a police officer. The three terms mark करिए यहां से, investigation, inquiry and trial denote three different stages of a criminal case. किसी भी criminal case के ये तीन stages होते हैं, investigation, inquiry and trial.
क्या आप बता सकते हो पहले इन्वेस्टिगेशन होगा कि पहले इंक्वायरी? गलत बताएंगे आप, हमने आपको इतनी हिंट दे दी। पहले इन्वेस्टिगेशन होता है कि पहले इंक्वायरी? बताइए, पहले इन्वेस्टिगेशन कि पहले इंक्वायरी? आपको लग रहा होगा कि पहले होती है इंक्वायरी, ठीक है, फिर हो इसको देखना बंद कर दीजिए, ठीक है, पहले यहां कॉन्सेंट्रेट करिए। जनरली बच्चों को लगता है कि पहले इंक्वायरी हुई और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, जबकि एक्चुअल में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है जब पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जब उनको समझ में आता है कि मिस्टर ए के ऊपर डाउट हो रहा है, अब इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है। ये लाइन सुनी है आपने, कभी न्यूज वगैरह सुनी हो तो ये लाइन होती है। और जब उस पर्सन पे स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है, सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उसका क्या होता है? ट्रायल। तो देखिए लीगल लैंग्वेज में द थ्री टर्म्स इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल डिनोट थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल केस। ये क्रिमिनल केस के तीन स्टेजेस होते हैं। The first stage is reached when a police officer, either on his own or under the orders of magistrate, investigates into a case. यानी सबसे पहले वो केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा. If he finds that no offense is committed, बताइए पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको समझ में आया कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, बताइए इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, केस वहीं खत्म हो गया. He submits his report to the magistrate who drops the proceedings. समझ आ रहा है सबको? बट इफ ही इज ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन क्या हुई? कि ऑफेंस हुआ है. ही सेंड्स दैट केस टू द मैजिस्ट्रेट एंड देन बिकम्स द सेकेंड स्टेज अ ट्रायल और अ ट्रायल और एन इंक्वायरी. वैसे इन्होंने लिखा है अ ट्रायल और इंक्वायरी, लेकिन अगर हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो पहले क्या होगा? इंक्वायरी और फिर क्या होगा? ट्रायल. तो ये तीन वर्ड्स हैं. सबसे पहले होगा इन्वेस्टिगेशन, फिर होगी इंक्वायरी और फिर होगा ट्रायल. द मैजिस्ट्रेट में डील विद द केस हिमसेल्फ एंड ईदर कन्विक्ट द अक्यूज्ड और डिस्चार्ज और अक्विट हिम. ये शब्द सिर्फ इसलिए, ये लाइन सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये शब्द समझिए. कन्विक्ट द अक्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? कन्विक्ट द अक्यूज्ड का मतलब बताओ क्या हुआ? सजा दे दी गई. अक्विट का मतलब क्या हुआ? अक्विट मतलब जो आप सुनते हैं बाइज्जत वरी कर देना. सुनी है ये लाइन? ये दो चीजें हो सकती हैं किसी भी केस में, या तो कन्विक्शन होगा, या तो सजा सुना दी जाएगी, या तो आपको छोड़ दिया जाएगा. जो छोड़ दिया जाता है उसको अक्विट कहते हैं, ठीक है, अक्विटल भी बोल सकते हैं इसको. आ गया समझ में? एनी कंफ्यूजन? यस और नो? अच्छा, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब बताइए क्या हुआ? जज के सामने जो भी प्रोसीजर चल रहा है या एविडेंसेस जो दिखाए जा रहे हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग. इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे लीगली बी टेकन ऑन ओथ. द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स इंक्वायरी एंड ट्रायल बट नॉट इन्वेस्टिगेशन. ये मार्क करो और बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे हैं वो पूरा प्रोसीजर जब एविडेंसेस वगैरह लिए जा रहे हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा. बताइए जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई? नो, अभी तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है. हो सकता है कोई क्राइम हुआ ही ना हो. कहां से जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होगी? इंक्वायरी. यानी इंक्वायरी एंड ट्रायल दे बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग बट इन्वेस्टिगेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन बताओ. सबसे पहले तो चैप्टर बताओ कौन सा पढ़ा? सीआरपीसी. सबसे पहली डेफिनेशन ऑफेंस, देन मेंस रिया, देन कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. विद वारंट जिसमें अरेस्ट करना होता है नॉन कॉग्नाइजेबल. नॉन कॉग्नाइजेबल कि नॉन बेलेबल? नॉन कॉग्नाइजेबल. ओके. और जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्नाइजेबल. कंप्लेन क्या होता है? एलिगेशन मेड ओरली की इन राइटिंग? दोनों. किसको? मैजिस्ट्रेट को. रिलीफ प्रे करेंगे? नहीं, रिलीफ मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि इनको सजा दीजिए कि छोड़ दीजिए. रिलीफ मांगेंगे. अच्छा ये बताओ एंटीसिपेटरी बेल और बेल में क्या फर्क था? फिर अरेस्ट के पहले बेल ले ली तो एंटीसिपेटरी, अरेस्ट के बाद बेल ली तो नॉर्मल बेल. ठीक है. अच्छा,
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के 3 स्टेजेस कौन कौन से हुए? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। सबसे पहले क्या होगा? ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, फिर इसमें से जुडिशियल प्रोसीडिंग कब मानी जाती है? इंक्वायरी एंड ट्रायल। हु इज अ प्लीडर? जो प्लीड करता है। वेरी गुड। प्लीडर इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर लॉयर। जो आपके केस को प्लीड कर रहा है, जो आपके केस को रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट के अंदर, उसको हम लोग प्लीडर कहते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में इनको लॉयर कहते हैं। देखिए, विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, इट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट। कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। And includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। कई बार आपने देखा है कुछ लोग अपना केस खुद ही लड़ने लग जाते हैं। पिक्चर वगैरह में देखा होगा, असली में कहाँ देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीडर का मतलब ही यही हुआ जो केस को प्लीड कर रहा है। अगर हम खुद अपना केस लड़ सकते हैं तो हम खुद ही लड़ लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको इतने लीगल मैटर्स की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो किसके थ्रू जाते हैं? लॉयर के थ्रू। तो क्रिमिनल मैटर्स में वो पर्सन जो अपना केस कोर्ट में रख रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लीडर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझिए, जनरली पब्लिक का मतलब, जब भी हम लोग पब्लिक वर्ड यूज करते हैं, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट इज पब्लिक। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब किसी लॉयर को अपना केस फाइट करने के लिए अपॉइंट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हु इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। अब रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इंटरेस्ट भी सोच सकते हो। यानी एक लॉयर जो पब्लिक इंटरेस्ट या गवर्नमेंट के लिए लड़ रहा है, गवर्नमेंट की बातों को प्लीड कर रहा है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन, इसमें लिख लो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, लिखा नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, सारी डेफिनेशन समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? पक्का? चलिए, आई विल स्टॉप दिस हियर ओनली। इसको नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।